दूसरा है कि यह एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अंधता, जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। मतलब कहने का अर्थ है, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस यानी अंधता होता क्या है। जब व्यक्ति की आंखों को अलग अलग रंग पहचानने में समस्या होने लगे, जैसे कि मान लीजिए कि लाल है, ब्लू है, और ऐसे करके बहुत सारे कलर आपके सामने रखे जाएं और सभी रंगों को पहचानने में आपको कठिनाई होने लगी, आप ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको सभी रंग एक ही जैसे दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि आप में कलर ब्लाइंडनेस आ चुका है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक ज्ञात सत्य है कि किसी विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो नारी में नर से अधिक होती है। मतलब महिलाओं में जो कलर ब्लाइंडनेस है वो बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में ये ज़्यादा होता है। मतलब अगर पिता और माँ दो आदमी हैं और उसके बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस उसके माता पिता से मिला है, तो उसमें सबसे बड़ी जो सहभागिता होगी उसके पिता की होगी, क्योंकि महिलाओं में ये बीमारी बहुत ही कम होती है। यहाँ कहा भी जा रहा है कि एक दादी और माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना किसी नर शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है। हाँ, अगर कोई माँ है और एक बच्चे को जन्म देती है, तो भले ही उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, रंग अंधता नहीं है, लेकिन वो अपने शिशु को दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पिता को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके पिता के माध्यम से उस बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस चला जाएगा। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है। देखिए, प्रखर का अर्थ होता है तेज, प्रखर का अर्थ होता है तेज, और मंदगामी का अर्थ होता है धीरा, मैंने पहले ही बताया है। तो वो प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में यह प्रतिगामी होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर महिलाओं में कलर ब्लाइंडनेस हो, यानी माँ में भी कलर ब्लाइंडनेस है, पिता में भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो माँ का जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, वो बहुत ही प्रतिगामी होता है, मतलब धीरा होता है, वो तेज काम नहीं करता है। लेकिन पिता का जो होता है वो प्रखर होता है, मतलब तेज होता है, और जो तेज होता है वही बच्चे में लागू हो जाता है। इसलिए बच्चे अपने पिता से ही ज़्यादातर कलर ब्लाइंडनेस का गुण ले लेते हैं। अगला टॉपिक है कि जींस जड़ों जोड़ों में होते हैं। जोड़ों मतलब एक साथ पेयर में रहेंगे, दो रहेंगे, अकेले कभी नहीं होते हैं। और दोनों जो ये हो सकते हैं कि दोनों जो जीन है वो प्रखर हो सकते हैं, मतलब तेज हो सकते हैं। दोनों जीन्स जो है वो मंदगामी हो सकते हैं, या एक मंदगामी हो सकता है, एक प्रखर हो सकता है, एक प्रखर हो सकता है, एक मंदगामी हो सकता है। तो चार कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो जोड़े में ही। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होंगे, मान लीजिए दोनों के दोनों तेज हैं, तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा। तो जो बच्चा जन्म लेगा, यानी माँ में भी कलर ब्लाइंडनेस है, पिता में भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो एकदम बच्चे में वो कलर ब्लाइंडनेस जाएगा ही जाएगा। जैसे रंगों को पहचाने की अंधता, यदि एक जीन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी हो, मतलब एक तेज है और एक धीरा है, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। मतलब जिसका प्रखर होगा, जिसका तेज होगा, वही गुण उसके बच्चे में चला जाएगा। हो सकता है कि माँ में भी हो सकता है कि पिता में हो, लेकिन ज्यादा चांस पिता का ही होता है। फिर है अगला टॉपिक हमारा, प्रतिगामी जीन यानी धीरा जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा और यह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए दोनों का दोनों प्रतिगामी है और वो उसके अगली पीढ़ी में जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो लक्षण नहीं दिखा, वो अपना लक्षण दिखा देगा। अतः किसी व्यक्ति में विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होता है, लेकिन ज़्यादातर जो जिम्मेदार जीन है वो प्रखर जीन है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो स्पीड है वो तेज है, वो तेजी से काम करता है। तो हो सकता है कि प्रतिगामी जीन के चलते बच्चों में उसके आनुवंशिक गुण न जाए, लेकिन अगर प्रखर गुण है तो जरूर जाएगा। जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं वह प्रदर्शित होते हैं, जैसे आंखों का रंग, उन्हें समलक्षणी कहते हैं और अंग्रेजी में फिनोटाइप्स कहते हैं। जैसे अगर देख लीजिए माँ या बाप के आंखों का रंग अगर भूरा है तो बच्चों का भी आंख क्या होता है, भूरा भूरा हो जाता है। आप लोग देखिएगा बहुत लोग ऐसे होते हैं। अगला है, प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, यानी जो धीरा जीन होते हैं ना वो अपने लक्षण जल्दी प्रदर्शित नहीं करते हैं जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। हाँ, अकेले रहेंगे प्रतिगामी तो वो कोई भी अपना गुण अपने अगली पीढ़ी को नहीं दे सकते, लेकिन अगर उसके साथ कोई और प्रतिगामी, मतलब दो ठो प्रतिगामी मिल गए तो वो तेज हो जाएंगे।
और तेज होते ही वे अपने लक्षण अपने अगली पीढ़ी को दे देंगे। जो अभिलक्षण आनुवांशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचारित हो जाता है, परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें सम जीनोटाइप कहते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर कोई प्रतिगामी जीन अपनी अगली पीढ़ी में चला जाए लेकिन अपना लक्षण प्रदर्शित ना करे उस बच्चे में, तो समझ जाइए कि उस टाइप के जीन को कहते हैं सम जीनोटाइप। तो ये जीन के कुछ लक्षण थे कि कैसे कब क्या होता है, ठीक है ना। अब इसका बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब आनुवंशिकता का हमारी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, समायोजन मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, एक साथ जोड़ना, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय तो समझ ही रहे हैं, फैसला, डिसीजन इत्यादि के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब बुद्धि से आदमी क्या करता है, कुछ सीखता है, हर चीज को जोड़ के रखने की क्षमता रखता है, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता रखता है। तो ये सभी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बालक की सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। मतलब जो बच्चा अगर तेजी से किसी चीज को सीखता है, अगर उसका दिमाग तेज है, मतलब कोई चीज तेजी से सीख लेता है, तो उसका मानसिक विकास तेजी से होगा। जैसे होता है कि मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपने जोड़ पढ़ाया, तो बहुत बच्चे हैं कि आपको तुरंत बना के दिखा देते हैं, तो उनका देखिएगा मानसिक विकास जो है तेजी से होता है, वो हर चीज़ को बड़ी तेजी से समझते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि आपको दिखाएंगे, थोड़ा देरी करेंगे, वो भी आपके बुलाने पे होता है ना, कि बोला जाता है बाबू कौन कौन बना लिया, तो उसी में कितना लोग बैठा रहता है, वो बाद में आता है। और कुछ बच्चे तो आते ही नहीं, जाना पड़ता है, गुस्सा होना पड़ता है, लेके आओ जल्दी, तब वो चलता है। तो इससे क्या होता है कि अगर जो बच्चा तेज नहीं होगा उसका मानसिक विकास भी तेजी से नहीं होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे का बुद्धि किस प्रकार का है, अगर बुद्धि अच्छा होगा तो अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को क्या करता है, समायोजित कर लेता है, मतलब सबके नज़र में अपने आप को अच्छा कर लेता है। अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो फिर वो वहाँ पे मंद बुद्धि, बेकार, उसे हमेशा मतलब बेइज्जती महसूस होना पड़ेगा, बेइज्जती होना पड़ेगा। गोडार्ड एक मनोवैज्ञानिक है। गोडार्ड का मत है यानी मानना है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होते हैं। गोडार्ड नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि अगर बच्चे, अगर माता पिता मंद बुद्धि के होंगे तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, और तीव्र बुद्धि के माता पिता होंगे तो उनके बच्चे तीव्र बुद्धि के होंगे। ये मत किनका है जी, गोडार्ड का, याद रखिएगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये। तीसरा है मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। मतलब जिस प्रकार का मानसिक क्षमता होगा, बालक का जिस तरह बुद्धि होगी, मानसिक डेवलपमेंट होगा, उसी के अनुसार उसमें संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। संवेगात्मक क्षमता पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब धैर्य, क्रोध, गुस्सा, प्रेम, मतलब भावना, फीलिंग्स। अगर उसके पास जिस प्रकार का दिमाग है वो उसी प्रकार का व्यवहार लोगों से करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर वो उसका दिमाग बुद्धि अच्छी है, मतलब वो अच्छे सोच वाला है, तो वो हर किसी से प्रेम, हर किसी से अच्छे से बात करेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर मतलब वो दिमाग से पैदल है, मतलब कहने का अर्थ है उसका दिमाग ही ठीक नहीं है, तो वो झगड़ा करेगा, गाली देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है ना। जैसे आदमी क्या होता है, अगर आदमी नॉर्मल हो तो किसी से जल्दी झगड़ा नहीं करता है, किसी को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वही आदमी अगर शराब पी ले तो वो नॉर्मल नहीं होता, उसका बुद्धि बदल जाता है, बुद्धि बदलते हैं उसका संवेगात्मक क्षमता भी बदल जाता है। इसलिए अगर आपको संवेगात्मक क्षमता का विकास करना है तो हमें मानसिक क्षमता का भी विकास करना होगा। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक और नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मतलब कहने का अर्थ है जिस प्रकार के संवेग बढ़ेगा बालक में, अगर वो प्रेम वाला होगा तो उसका असर उसके समाज पर, उसके मन पर, उसके नैतिक शिक्षा पर, उसके शरीर पर और भाषा पर, सब पर पड़ता है। अगर वही गुस्सा वाला होगा तो समाज में उसकी बेइज्जती होगी, मानसिक रूप से वो मतलब रोगी हो जाएगा, शरीर उसका खराब हो जाएगा और भाषा मतलब गाली देना शुरू कर देगा। लेकिन वही अच्छा रहेगा तो सब चीज़ में वो सूटेबल फिट करेगा। फिर है, यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है, मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत ही गुस्सा करता है या डरा रहता है, अथवा उसमें ईर्ष्या मतलब जलन होता है, या बेमनस्ता मतलब राक्षसी प्रवृत्ति की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब प्रतिकूल एक होता है अनुकूल, प्रतिकूल मतलब होता है खराब और अनुकूल मतलब होता है अच्छा।
तो उस पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कब? जब वो क्रोधित हो या डरता हो या किसी से जलन करता हो या जैसे जिसके अंदर वैमनस्यता हो, मतलब कि मानवता हो ही नहीं, तो वो क्या होता है, वो मानसिक रूप से मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। और लास्ट है कि संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते। जो संवेगात्मक रूप से असंतुलित होगा, मतलब जो क्रोध करे, गुस्सा करे, दूसरे को देख के जले, मारा पीटी करे, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाई में अपने आप को कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता है। फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, जिसके कारण उनका मानसिक डेवलपमेंट है वो बिल्कुल रुक जाता है। इसलिए मानसिक विकास का होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, अपने संवेगात्मक रूप से संतुलित होना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आनुवंशिकता के कारण बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी पूरी थ्योरी हो गई। अब हम लोग चलते हैं वातावरण, क्योंकि हमारा दो टॉपिक है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। अब वातावरण का एक बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग है वातावरण का अर्थ। तो वातावरण का अर्थ पर्यावरण है, जिसको हम एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक सीटेट में या टेट में स्पेशली सब्जेक्ट भी होता है पर्यावरण का, ईवीएस का। तो इसको पढ़ने के बाद उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल यही है कि वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, और पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण के मिलने से बना है। एक शब्द है परि और एक है आवरण, इन दो शब्दों के मिलने से पर्यावरण बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकना, मतलब चारों ओर से ढकना, ये होता है पर्यावरण। इस प्रकार वातावरण अथवा पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घेरने वाला, मतलब जो हमको चारों ओर से घेर ले, वही होता है हमारा पर्यावरण। जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ बैठे हुए हैं तो आपके चारों दिशाएं में जो जो वस्तुएं दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, जिसको आप महसूस भी कर रहे हैं, वो सब का सब क्या है, पर्यावरण होता है। प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं ना, ये सब का सब पर्यावरण है। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे वातावरण भी कहा जाता है, पर्यावरण भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पोषण भी कहा जाता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का भी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मानव का एक बालक का विकास कब हो सकता है, किसके द्वारा होता है, तो लिखता है ऑप्शन में आनुवंशिकता से, वातावरण से, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों एकदम बराबरी का हिस्सा रखता है, आनुवंशिकता भी और वातावरण भी। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। मतलब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि एक बच्चे पर जितना प्रभाव उसके माता पिता से नहीं पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण से। मतलब जिस परिवेश में वो रहता है उसका असर उस बच्चे पर बहुत अधिक पड़ता है। वातावरण में वे सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। मतलब व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उस समय से वो जहाँ रहा है, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया है, वो सब का सब वातावरण होता है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक अनेक प्रकार की घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि जब हम माँ की पेट में जाते हैं और जन्म से लेकर मरने के समय तक हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हमारा शरीर, हमारा ढांचा, बहुत सारा चीज़ बदलता है, जिसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो वातावरण का होता है। वातावरण का अगर नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा जन्म लेता है इंडिया में, तो वो क्या होता है, वो सांवला हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, मतलब मिक्स हो जाता है। हमारे देश में क्या है ना कि मिक्स लोग हो जाते हैं। कोई मुख अगर गोरा हो जाएगा तो देखेंगे हाथ का कोई भाग हो जो थोड़ा सा सांवला हो जाएगा, फिर पैर गोरा हो जाएगा। तो ऐसा ही जगह जगह अलग अलग कलर हो जाते हैं। लेकिन आप अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पे जो काला है वो पूरी तरह से काले हो जाएंगे, जो निग्रो लोग हैं, और जो गोरा है वो पूरे का पूरा गोरा है, मतलब बाल तक गोरा है उन लोगों का। तो ये सारा का सारा वातावरण पे डिपेंड करता है। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए
दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। मतलब कोई भी माँ है अगर वो गर्भावस्था में है तो उसको किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दुख नहीं देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। इसका असर ये नहीं कि बच्चे पर केवल ये पड़ता है कि वो स्वस्थ पैदा होगा, इसका असर ये भी पड़ता है कि बच्चा जन्म लेने के बाद जब बड़ा होगा तो उसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा न हो तो उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की आशा कैसे की जा सकती है। अगर बच्चा ही मतलब माँ ही स्वस्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को उतना न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चल के उसी की तरह से रोगी बन जाएगा। और यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ना होगा तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और जब बच्चा शरीर से ही स्वस्थ नहीं है तो फिर वो विकास कैसे कर सकता है, वो विकास कर ही नहीं सकता है। 4 नंबर है, जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सब का असर उस बच्चे के जीवन पर पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पालन पोषण, उसका पहनावा ओढ़ावा, खान पान, हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसका विकास जो है तेज़ी से और अच्छा होगा। अब कोई बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे को उसकी माँ ने छोड़ दिया, कहीं फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है कोई उठाएगा क्या पता नहीं, और मतलब वो अच्छे से खिलाए पिलाए नहीं, फिर वो डेवलप ना कर, तो जाहिर सी बात उससे उम्मीद नहीं हो सकता है कि वो कितना विकास करेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो वह माँ के प्यार के लिए तरसेगा ही, सही बात है। ऐसी स्थिति में उसके सर्वांगीण विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। तो जिसकी माता ही उसके पास ना हो, उसके पिता ही उसके पास ना हो, तो ये कभी नहीं सोचा जा सकता है कि बच्चा जो है सर्वांगीण विकास कर सकता है। सर्वांगीण विकास बार बार बताते हैं मतलब सब तरह का विकास। अब देखिए वातावरण से भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आती हैं। प्राकृतिक जो नेचुरल है मतलब पेड़ पौधे ये सभी, भौगोलिक हो गया जैसे मैदान पहाड़ पठार नदी, ये सब भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। मतलब जिस जगह पे अगर ज़्यादा ठंडी पड़ेगी या ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पे जो मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होगा, किसी का कम होगा किसी का अधिक होगा। जैसे ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर गोरे सुडौल स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। जो अंग्रेज लोग होता है वहाँ पे सालों भर ठंडा पड़ता है तो वो लोग सुंदर होता है, एकदम गोरा गोरा होगा, शरीर लंबा होगा, वो हेल्दी होगा, ठीक है ना। धैर्य भी इनमें अधिक होता है और वे लोग धैर्यवान भी होते हैं अगर ठंडे प्रदेश के बच्चे हैं। हिमाचल प्रदेश चले जाइए आप, जम्मू कश्मीर चले जाइए, ठीक है ना। जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, बिहार क्षेत्र है, पूरा गर्म क्षेत्र तो नहीं है लेकिन मिक्स है यहाँ पर भी। चिड़चिड़े होंगे, माने हर बात पर गुस्सा करेंगे तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं और किसी से भी झगड़ा कर लेने के मतलब वो उतारू हो जाते हैं तुरंत। तो ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है हम पे, भौगोलिक वातावरण। अब सामाजिक कारक है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी है इसका अर्थ है कि व्यक्ति समाज में ही जिंदा रह सकता है, समाज में ही रह सकता है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारस्परिक अंतःक्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक मानसिक तथा भावात्मक एवं बौद्धिक विकास को किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रभावित करते हैं। सही बात है। जैसे कि आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ की समाज की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कौन सी परंपराएं वहाँ पे चलती हैं, किस धर्म को ज़्यादा माना जाता है, उस धर्म के अनुसार रीति रिवाज क्या है, लोग एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, लोगों का संबंध एक दूसरे से किस प्रकार का है, इन सब का असर एक बच्चे के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक से लेकर बौद्धिक विकास पर पड़ता है। आर्थिक कारक। अर्थ अर्थात धन से केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती है बल्कि इससे पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। आर्थिक मतलब होता है आदमी का रुपया पैसा कमाना, मतलब पैसा समझ लीजिए धन, तो वही कह रहा है अर्थ अर्थात धन। तो धन से केवल सुविधा ही नहीं होता है, मतलब केवल आपके पास घर पलंग बक्सा कुर्सी टेबल ही नहीं होता है। इससे आप पौष्टिक चीज़ें भी खरीद सकते हैं। पौष्टिक चीज़ें जैसे खाना, अच्छा खाना, संतुलित भोजन करना, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। धनहीन व्यक्ति में असुविधा के अभाव में हीन भावना विकसित हो जाती है जो विकास के मार्ग में बाधक है।
मतलब अब जो आदमी गरीब है उसके पास आमदनी नहीं है, तो वो कहाँ से खाएगा? मतलब कि कब कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर लोग हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग क्या पता है कितना क्या खाना चाहिए, जो मिल गया उसी को खूब खा लेते हैं। जैसे कि घर पे अगर मीट मछली बनता है तो आदमी का हिस्सा लग जाता है कि 2 पीस 3 पीस या 1 पीस आपको मिलेगा। अब वहीं शादी विवाह में जाते हैं तो अंधाधुंध जितना मन करता है 15-20 पीस दाब देते हैं। तो इससे शरीर पे उसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अभी आप रोज रोज खा रहे हो 2 रोटी 3 रोटी, और कहीं फ्री का मिल गया तो बस टूट पड़े। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो है वो संतुलित आहार नहीं है, मतलब फिक्स भोजन नहीं है। आप जितना मिलेगा उतना खा लेंगे, इससे क्या होगा, शरीर खराब हो जाता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। मतलब जब गरीबी होगी तो दिमाग भी उतना काम आपका नहीं करेगा कि क्या किया जाए। सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब है सांस्कृतिक कारक, इसके कारण से क्या प्रभाव पड़ता है? धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। मतलब सबसे अधिक धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। खाने का ढंग, रहन सहन का ढंग, पूजा पाठ का ढंग, समारोह मनाने का ढंग, संस्कार का ढंग आदि हमारी संस्कृति है। जैसे हर संस्कृति के खाने का अपना एक ढंग होता है कि कितना लोग होता है कि टेबल कुर्सी पे खाएगा, कितना लोग नीचे बैठ के खाएगा, कितना लोग खड़ा होकर खाएगा। ये हर संस्कृति का अपना अपना एक ढंग है। रहन सहन हर किसी का अपना अपना है। पूजा पाठ, ये पूजा पाठ ये नहीं कि सब धर्म के लोग एक ही जैसा करते हैं। हर लोग समारोह भी, मतलब कोई फंक्शन भी मनाते हैं तो अलग अलग तरीके से, और सबका जो संस्कार होता है वो अलग अलग होता है। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है उनका विकास ठीक ढंग से होता है। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलते हैं उनका विकास ठीक ढंग से होगा। लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है उस समाज का विकास संभव नहीं है। रूढ़िवाद और अंधविश्वास समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और दक्षिण साइड में बैठ के खा रहे हैं, तो घर के लोग क्या बोलते हैं, घूमो दूसरे साइड में बैठ जाओ, ये अंधविश्वास है। अगर उस व्यक्ति से आप पूछ दीजिए कि क्यों घुमा जाए, क्यों नहीं खाया जाए, तो हम समाज कहेंगे कि हमारे पूर्वज लोग माने हैं, तुमको भी मानना है। क्योंकि कारण किसी को पता नहीं है कि क्यों है। उत्तर साइड में नहीं सर करके नहीं सोना है। इसमें बहुत लोग हैं जिनको बुरा भी लग सकता है। जो लोग रूढ़िवादी होंगे उनको तो बुरा लगेगा क्या बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, देखिए हम नहीं बता रहे हैं, ये साफ साफ लिखा गया है कि जहाँ पर अंधविश्वास होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप मतलब अंधविश्वास में पड़ेंगे, देवता देवता भगवान, ये चुड़ैल भूत के चक्कर में, या पुराने रीति रिवाजों पर चलेंगे, तो आपका विकास कभी भी नहीं हो सकता है। फिर है वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव। अब वो कौन से प्रभाव है? तो पहला है शारीरिक अंतर का प्रभाव। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, मतलब व्यक्ति का जो शरीर मिलता है वो अपने मतलब माता पिता के अनुसार ही मिलता है, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन शुरू में ही कहा गया कि हाँ, हमें अपने वंशागत क्रम से हम अपने माता पिता से गुण तो लेते हैं, लेकिन वातावरण का प्रभाव हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, वहीं पे पालन पोषण होगा, तो याद रखिए आप लंबे नहीं हो सकते हैं। जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। जैसे नेपाल के लोग क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन आप चले जाइए हमारे साइड में बिहार यूपी में आइए, तो लोग यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपयुक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। अगर उनमें मान लीजिए वहीं पे छोटे छोटे लोग हैं और कोई व्यक्ति लंबा हो गया, तो समझ जाइए कि वहाँ का वातावरण का प्रभाव अब बदल रहा है। तो वातावरण के अनुसार ही व्यक्ति का साइज या शरीर की बनावट, ये सारा चीज निर्भर करता है। फिर है कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरण होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। यानी बहुत सारा जगह होता है जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ समाज बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पे क्राइम बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे विकास जल्दी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं, केरल राज्य जो है, जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे क्राइम बहुत कम होता है। हम लोग यहाँ देखिए, अगर कोई भी अधिकारी हैं तो बिना फोर्स के वो बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को डर होता है कि मतलब कि यहाँ पे कोई खतरा हो सकता है। लेकिन आप चले जाइए केरल में, वहाँ पे डीएम साहब जो हैं
वो भी कोई गार्ड या किसी प्रकार का कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी मतलब लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई जल्दी क्राइम नहीं होता है। यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत ही महान व्यक्ति, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और उसके पुत्र का स्टार्टिंग से पालन पोषण किसी ऐसे जगह पे हो जो गंदा समाज हो, लोग वहाँ के अच्छे ना हो, लोग अशिक्षित हों, तो क्या वो बड़ा होकर अपने पिता के समान बन सकता है? कभी कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए समाज का व्यक्ति पर बहुत अधिक असर पड़ता है। फिर है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है वातावरण का, तो देखिए, व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, जिनमें निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। ये तो मतलब बहुत से नॉर्मल बात है। आप लोग बराबर न्यूज़ में देखते हैं कि आईएएस आईपीएस का जब एग्जाम होता है तो सुनते हैं कि ठेला खींचने वाले का बेटा बना आईएएस, रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना आईएएस, पेट्रोल बेचने वाले का बेटा बना आईएएस, सब्जी बेचने वाले के बेटा बना बिहार टॉपर। ऐसे ऐसे हम लोग बराबर न्यूज़ सुनते रहते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोई निर्धन परिवार से कोई बच्चा है, गरीब परिवार से कोई बच्चा आता है तो वो सफल नहीं हो सकता है, वो अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि निर्धन अलग बात है, गरीबी अलग चीज़ होती है। वो जिस वातावरण में है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से वो काफ़ी जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको तैयारी करनी है, आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, अगर आप सीटेट की चर्चा उन लोगों से करें जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं, तो वो लोग आपको कुछ नया चीज़ बताएंगे और आप उन्हें कुछ नया बताएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का ज्ञान क्षेत्र बढ़ता जाएगा। अब आप यहाँ से सीटेट की तैयारी करते हैं, डेली यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद आप जाके किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या आप इस टॉपिक पे उससे बात कर पाएंगे? अगर आप बात करेंगे तो कुछ समय तो वो सुनेगा, लेकिन कुछ देर के बाद उस बात से उसका मन उबना शुरू हो जाएगा और उसको बुरा लगेगा कि क्या बात कर रहा है हमसे। वो चाहेगा कि उसके अनुसार बात कीजिए। तो जब आप उसके अनुसार बात करेंगे तो आप अपने टॉपिक से भटक जाएंगे और धीरे धीरे आप इसमें कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं रूम लेकर भले ही रूम पे, लेकिन लोग वो जाके उस जगह पे पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे उस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे आईएएस का बच्चा अगर कोई तैयारी करता है तो वो जाके वहाँ पे पढ़ता है दिल्ली में, जहाँ पे बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चा मिलेगा उसी टॉपिक पे बात करेगा। अब मान लीजिए आप गाँव में पढ़ रहे हैं, अभी सीटेट की पढ़ाई करके निकले हैं क्या, तो ये आनुवंशिकता के बारे में बाहर निकलते ही पता चलता है, ए चलिए बांध पे थोड़ा सा पानी देख के आया जाए, ए चलिए वहाँ पे झगड़ा हुआ है थोड़ा उसको छुड़ा के आया जाए। तो आप तो अभी टॉपिक से भटक गए, अब फिर उसको दिमाग में लाने में आपको वक्त लग जाएगा। तो इसलिए समाज का असर तो पूरा पूरा पड़ता है। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलजिंगर। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलजिंगर, याद रखिए तीन नाम ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। जुड़वा बच्चे मतलब एक साथ दो बच्चे हुए, तो क्या किए कि एक बच्चे को उसके माँ बाप और एक बच्चे को किसी ऐसे वातावरण में जहाँ का वातावरण मतलब बिल्कुल उल्टा है, अच्छा नहीं है, और 20 जोड़े बच्चों पर उन्होंने सर्वेक्षण किया। उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को एक गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा, मतलब एक को शहर में और एक को गांव में। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। देखा गया कि भाई शहर वाला का अलग गुण है और गांव वाले का अलग गुण है। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था। मतलब कहने का अर्थ है कि जो गांव का बच्चा है वो शिष्टाचार में है, चिंताग्रस्त है, हर चीज़ को लेकर मतलब चिंता में रहता है कि कैसे क्या किया जाए, और बुद्धिमान है। उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट है, मतलब वो शिष्ट मतलब कहने का अर्थ है कि उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। जैसे गांव के बच्चे अशिष्ट हो जाते हैं, कहने का अर्थ है कि इनमें डिसिप्लिन बहुत कम होता है। ये लोग किसी तरह कहीं घूमना फिरना, पिटाना, गाली देना सब सीख लेते हैं। लेकिन ये जो शहर में बच्चे रहते हैं एक जगह पे फिक्स होते हैं, और स्कूल से घर, घर से स्कूल, इसलिए डिसिप्लिन उनमें आ जाता है। चिंता मुक्त होते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है, और अधिक बुद्धिमान ये भी होते हैं। तो दोनों में अंतर पाया जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि व्यक्ति के जीवन पर उसके
वातावरण का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है कि वह किस वातावरण में है, जिस वातावरण में है वो उसी वातावरण के अनुसार अपना विकास कर सकता है। फिर है कि मानसिक विकास पर प्रभाव। अब मानसिक विकास पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो गोर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। गोर्डन साहब बताते हैं कि अगर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिल जाए तो मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध किया। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभाव से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था। अगर आप किसी गंदगी में रहते हैं, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं आपका बिछावन गंदा है, आपका रूम गंदा है, मतलब हर जगह आप गंदगी को फैलाए हुए हैं, तो ये नहीं कि गंदगी से आप केवल गंदगी के चक्कर में पड़े, आप मानसिक रूप से मतलब तेज नहीं हो पाएंगे, आपका दिमाग कभी तेज काम कर ही नहीं पाएगा। अगर आप मान लीजिए सब जगह साफ सफाई पे ध्यान देते हैं तो आप एनी टाइम दिमाग का प्रयोग करेंगे, और दिमाग एक ऐसा मशीन है कि जितना प्रयोग किया जाएगा उतना ही वो शार्प, उतना ही तेज होते जाता है। लेकिन अब गंदगी है, चलो फैला हुआ है तो छोड़ो, उसी तरह बसा रहा है, जो जिस तरह पड़ा हुआ है उसी को छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपके दिमाग पर कभी असर पड़ेगा ही नहीं, जिससे आपका मानसिक विकास कभी भी नहीं हो सकता है। फिर है बालकों पर बहुमुखी प्रभाव। बहुमुखी मतलब होता है अनेक प्रकार के प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एम्ब्रान का जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक के जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 अथवा 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी। वह उनके समान ही हाथों पैरों से चलता था। वह कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हुए। मतलब हुआ यूं, एक फिल्म है, मैं बता देता हूँ, मैंने बहुत पहले देखा है, जंगल लव। जंगल लव एक फिल्म है, आप लोग देखिएगा। यही कहानी सेम है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वो तालाब के जरिए, यहाँ पे तो भेड़िया दे रहे कि भेड़िया उठा के लेके चला गया, लेकिन तालाब के जरिए एक बच्चे को प्रवाहित कर दिया जाता है, और वो बच्चे को हाथी मतलब पालती है, और हाथी पालता है सब। तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना, तो वो आदमी की तरह नहीं बोलता है, बल्कि वो जंगली जानवरों की तरह बोलता है, हुआ हुआ ऐसे करके मतलब बोलता है। खाना भी वो उन्हीं की तरह खाता है। लेकिन होता क्या है कि उस फिल्म में कि बीच में कुछ लोग उस मतलब जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, तो वो उन्हें देख करके जिस तरह और जंगली जानवर भागते हैं तो वो भी भागने लगता है। इस चीज़ को देख करके जो लोग गए होते हैं वो अचंभा में पड़ जाते हैं, भाई ये क्या मतलब कर रहा है, हमको देख कर एक आदमी भाग रहा है, वो भी ये हाथी और शेरों के बीच में है, और इसको कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। इस तरह हम लोग हाथी शेर देख ले तो भागना हमारा हालत खराब हो जाएगा, और उसको कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि वो व्यक्ति के मन में बैठ गया कि मैं इसी तरह का हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ। लेकिन उसे वो लोग पकड़ते हैं, फिर उसे समझाते हैं, बुलवाते हैं, लास्ट में प्रूफ करते हैं कि नहीं तुम आदमी हो, और फिर लेकर चले जाते हैं। तो आदमी जिस वातावरण में रहता है ना, वो उसी में ढल जाता है। अगर आपको जंगल में रख दिया जाए तो आप धीरे धीरे जानवर हो जाएंगे, और वहीं आप समाज में पढ़ते हैं तो सामाजिक हो जाएंगे। अब आइए, हमारा ये टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बाल विकास पर प्रभावों के शैक्षिक महत्व। देखिए, विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई बच्चा विकास करता है तो उसमें दो चीज़ है, एक तो प्रकृति है मतलब वातावरण है, और एक उसके माँ बाप के द्वारा पालन पोषण है। दोनों से उसके विकास पर असर पड़ता है। आनुवंशिकता और परिवेश परस्पर इस प्रकार गुथे हुए हैं, इन्हें पृथक करना असंभव है। मतलब आप वातावरण और आनुवंशिकता को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, अलग करके आप सोच ही नहीं सकते हैं। अगर अलग करेंगे तो उस बच्चे का विकास हो ही नहीं पाएगा, और बच्चे पर प्रत्येक परस्पर अपना प्रभाव डालता है। इसलिए व्यक्ति के विकास की कुछ सार्वभौमिक विशेषताएं होती हैं, और कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। मतलब हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो सबके अंदर होती है, और कुछ विशेषता ऐसा होता है जो सबके अंदर नहीं बल्कि उसका अपना विशेषता होता है।
आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है। मतलब माँ बाप से जो गुण बच्चे में गए हो तो गए हैं, लेकिन हमें और ध्यान देना होगा कि वो बच्चा जिस समाज में है वो समाज कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। अगर अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा आगे चल के एक अच्छा व्यक्ति ही बनेगा। और इससे भी अधिक लाभकारी कि हम बच्चे के परिवेश में सुधार कैसे किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। हमें साधारणतः यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर एक बच्चे के विकास में वातावरण का ज़्यादा महत्व है या वंशानुक्रम, तो हम कहेंगे दोनों का है, एक का नहीं हो सकता है। यह प्रश्न पूछना यह पूछने के समान है कि मोटर कार के लिए इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। समझ रहे हैं बात को? अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना है तो बताइए इंजन का ठीक होना जरूरी है कि पेट्रोल का? पता है ना कि अगर एक भी सही नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह एक बच्चे में विकास तभी हो सकता है जब बच्चा आनुवांशिक और वातावरण दोनों तरह से सही हो। जिस प्रकार मोटर के लिए इंजन और पेट्रोल का समान महत्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है, ये एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वातावरण और आनुवंशिकता एक दूसरे के क्या है। ऑप्शन देता है पूरक, सहायक, सहयोगी, सभी। तो ऑप्शन सभी मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरक भी होता है, सहायक भी होता है और सहयोगी भी होता है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। उदाहरण के लिए यदि एक बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। देखिए अगर आदमी दिमाग से ही पैदा हो, मतलब जन्म से ही कोई बुर्बक हो, तो कितना भी बढ़िया वातावरण में जन्म ले ले उसमें विकास नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कोई बच्चा दिमाग से तो बहुत तेज है लेकिन उसका समाज इतना ना गंदा है कि वो अपना विकास कभी कर ही नहीं पाएगा। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध है। अतः बालक के सम्यक विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का सहयोग अनिवार्य है। तो इतना से तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि बात इसमें है क्या। तो बात यही है कि बच्चे का अगर विकास करना है तो आपको वातावरण और आनुवंशिकता दोनों को साथ रखना होगा। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों का उत्तर आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव में निहित है। इसकी जानकारी का प्रयोग कर शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। बालक को समझकर ही उसे दिशा निर्देश दिया जा सकता है। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता है। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। सही बात है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जिनका मानसिक विकास अच्छा हो वो पढ़ाई भी अच्छे करते हैं और जिनका मानसिक विकास अच्छा नहीं होता है वे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। मतलब अपने शरीर का आकार प्रकार उसे अपने पीढ़ी से मतलब माता पिता से मिलती है, लेकिन वातावरण शरीर को पुष्ट करता है, मतलब उसे स्वस्थ रखता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है। अब आपकी बुद्धि कैसी है, किस प्रकार जन्मजात आप बुद्धि के हैं, ये तो आपके माता पिता पे डिपेंड करता है, ये वातावरण पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है। तो फाइनली यही हमारा निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा अगर डेवलप तभी करेगा जब वो आनुवंशिक और वातावरण दोनों तरह से प्रभावित हो। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और फिर मिलते हैं हम इसके
अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।